is turning out to be an exciting time to be in this room with all the conversations that have been taking place, the kind of interactions that are taking place alongside as well. And there are many more to follow. We are talking about pathways to profits as well, the age of meritocracy. I'm going to get into a discussion about this new age of meritocracy. As far as profitability is concerned, it's something that we are all going after, and how we are building a culture of meritocracy, even as we speak about disruption and development and diversification. That's going to be an interesting ask as well. Absolutely, and I think we're marrying so very many topics at this Global Business Summit, talking about, of course, scripting a tomorrow in the future of India from a government standpoint. We're giving you insights. Yesterday, there were very interesting panel discussions as well from the likes of Coursera, etc., talking about the future of education. And I think now is the time, so ladies and gentlemen, put your hands together and welcome the Honorable Home Minister, Shri Amit Shah. And may we request Shri Vineet Jain to join us on stage as well. Mr. Amit Shah, such a pleasure to have you with us. A very warm welcome from all of us here at the Global Business Summit. Shri Vineet Jain, thank you very much, and if we could express our deep appreciation for Mr. Amit Shah's presence here and present him with a shawl. A token of our appreciation, ladies and gentlemen, Shri Vineet Jain presenting the Honorable Home Minister with a shawl. Thank you. And now, for the fireside chat, may I request Navika to join us on stage for this fiery fire chat. बिजनेस समिट जो टाइम्स ग्रुप का एनुअल समिट रहता है, जहां हम समीक्षा करते हैं कि देश अब तक कहां पहुंचा और यहां से कहां जाएगा. So ladies and gentlemen, presenting to you Home Minister of India, can we have a big round of applause? अमित शाह जी, चुनाव का मौसम आ गया है. सर्दी गई नहीं है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है राजनीतिक कि सवाल सबसे पहला तो यही बनता है कि जब आपको पता है कि 370 सीटें आ रही हैं बीजेपी की और 400 सीटें आ रही हैं एनडीए अलायंस की, तो चुनाव में कोई सस्पेंस नहीं रहेगा. नहीं, देखिए, जहां तक चुनाव के नतीजों का सवाल है, मैं मानता हूं कोई ज्यादा सस्पेंस नहीं बचा है. इवन जिनके सामने हमें चुनाव लड़ना है, वो भी संसद में आश्वस्त दिखते हैं कि इस बार ऑपोजिशन में ही बैठना तय है. कोई कंफ्यूजन उनके मन में नहीं. परंतु चुनाव का एजेंडा क्या है, वो मैं मानता हूं कि पहली बार आजाद भारत के पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें भारत को महान राष्ट्र बनाने के एजेंडा पर चुनाव लड़ा जाएगा और पब्लिक मैंडेट भी महान भारत के मुद्दे पर आएगा. मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, संपूर्ण विकसित भारत का एजेंडा रखा है, और ये संकल्प 2047 तक देश की 130 करोड़ की जनता के सामने रखा है कि 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत हो और आत्मनिर्भर भारत. मैं मानता हूं कि 2047 के पहले ही, मोदी एरा में ही, तीसरी टर्म में ही इसका ज्यादातर काम समाप्त करने के एजेंडा पर इस बार देश की जनता वोट करेगी, इसका मुझे विश्वास है. अमित शाह जी, सवाल कई बार उठता है कि पिछले 10 सालों में एनडीए अलायंस में कई लोग आए और कई लोग चले गए, लेकिन आजकल मोहब्बतें थोड़ी बढ़ रही हैं, परिवार भी बढ़ रहा है. ये परिवार जो बढ़ रहा है, ये जो प्यार बाकी पार्टियों के साथ हो रहा है, ये चुनाव तक सीमित है या एक लंबे
रिलेशनशिप की घोषणा है, चाहे वो नीतीश कुमार जी के साथ हो, चाहे वो जयंत चौधरी जी के साथ हो? देखिए नाविका जी, देश में एक प्रकार से आइडियल स्थिति तो है कि आइडियोलॉजी के बेस पर सभी पार्टियां अपना पॉलिटिकल निर्णय करें, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, अपने एजेंडा और अपने प्रोग्राम के साथ अपनी जगह पे स्थिर खड़ी है। कई साथी आते हैं, कई साथी चले जाते हैं। जाने में दो प्रकार की चीजें होती है, कई बार घटनाओं के कारण जाना पड़ता है, कई बार पर्टिकुलर स्टेट की पॉलिटिकल इक्वेशन के कारण वो जाते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कभी एनडीए से नहीं निकाला है। हमेशा हमने गठबंधन का धर्म निभाया है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर हम बड़े दल बनकर भी चुनकर आए, परंतु छोटे दल को हमने मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। कई ऐसी जगह हैं जहां हमें पूर्ण बहुमत मिला, फिर भी हमने साथियों को सरकार में महत्वपूर्ण स्थान दिया और हर बात में साथ में रखने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि हम फैमिली प्लानिंग में जरूर मानते हैं, मगर पॉलिटिक्स में फैमिली प्लानिंग में नहीं मानते। कुनबा बड़ा हो, ये हमारा हमेशा का प्रयास है और हम इनका स्वागत करते हैं। तो जयंत चौधरी जी और नीतीश कुमार जी तो आ गए। नीतीश कुमार जी तो आते जाते रहते हैं चुनाव के वक्त, लेकिन अभी जो तस्वीरें आई उसमें ऐसा लगा नहीं कि कहीं भी कोई मनमुटाव हो। ये आइडियोलॉजी और ये अलायंसेस होती कैसी है राजनीतिक लेवल पर? सिर्फ देखिए, मैंने मेरी पार्टी की पोजीशन स्पष्ट कर दी। हमारी आइडियोलॉजी जनसंघ की स्थापना से आज तक एक ही जगह पे है। हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, नया फ्यूचर में हमारी आइडियोलॉजी में कोई बदलाव होगा। ये आइडियोलॉजी को देखकर जिसको सूट करता है वो लोग हमारे साथ आए, सभी का स्वागत है। साउथ में अभी हमने देखा चंद्रबाबू नायडू जी मिले प्रधानमंत्री से, आपसे, उसके बाद जगन मोहन रेड्डी जी आए, तो आंध्रा में भी एनडीए का विस्तार हो रहा है। देखिए नाविका, पूरी सरकार आप मंच पर से नहीं बना सकती, समय का थोड़ा राह देखिए, कुछ दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। अच्छा, अकाली दल तो पुराने आपके साथी थे, अब पंजाब में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो क्या अकाली दल वापस? अभी कुछ तय नहीं हुआ है, मगर बातचीत चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, आपको चुनाव और राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है आपके विपक्ष के ऊपर, जो कुंभा आपका बढ़ रहा है, या वाकई एनडीए बनाना और उसका विस्तार करना कहीं ना कहीं अब आपकी आइडियोलॉजी में? पहले से ही हमारी आइडियोलॉजी के समर्थक और हमारी आइडियोलॉजी को इसका विस्तार करना, भारत के हर क्षेत्र में पहुंचे, ये हमारा एजेंडा ही है। 1950 से है, आज से नहीं है। और 1950 से हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी लेकर निकली है, वो आइडियोलॉजी कभी देश का कल्याण नहीं कर सकती। इस देश की नीतियां इस देश की जमीन की मिट्टी की सुगंध से बनी हुई होनी चाहिए, इस देश की परिस्थिति से जनरेट होनी चाहिए और इस देश की अनुकूलता से बनी हुई। किसी भी देश की पॉलिसी इंपोर्ट नहीं हो सकती। कोई 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की आबादी वाले देश का पॉलिसी भारत में आप नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ की जमीनी वास्तविकता, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक विसंगतताएं, सामाजिक स्ट्रेंथ हमारी, इस सब का विचार कर पॉलिसी बनती है। तो हमने तो शुरुआत से ही हमारा एक अलग मत, अलग पॉलिसी देश के सामने रखा था। स्वाभाविक था, क्योंकि हम बहुत छोटे भी थे और एक कांग्रेस के पास आजादी के बाद का एक बहुत बड़ा यश भी था। तो हमें पनपने में, हमें बढ़ने में बड़ी देर लगी, मगर मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से 2014, 2019 के चुनाव हुए और 24 के होने जा रहे हैं, भारत के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को स्वीकृति मिलेगी। मैं सवाल ये भी पूछूं कि आपने ही कहा, महामारी विश्व ने कभी न देखा वैसा महामारी पूरी दुनिया ने फेर की। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बिखरी हुई थी, पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी। उस वक्त भारत ने अच्छा परफॉर्म किया और आज पूरी दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट मान रही है और इन्वेस्टमेंट का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन अगर कोई बना है तो भारत बना है। उस वक्त हमने ये व्हाइट पेपर लाया,
ये व्हाइट पेपर लाना इसलिए जरूरी है, ये राजनीति नहीं है। अगर कोई पार्टी निष्ठा से, पॉलिटिक्स से ऊपर रहकर देश के हितों को अपनी पार्टी और अपने खुद के हितों से ऊपर रखकर काम करता है, तो परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है, ये इसका दस्तावेज है। और इससे देश की जनता का एक सामूहिक आत्मविश्वास जनरेट होता है कि हम बड़े बन सकते हैं, हम बड़े बनने की कगार पर हैं और हमें बड़ा बनना है। ये आत्मविश्वास जनरेट करने के लिए व्हाइट पेपर है, मगर जिनका चश्मा ही विरोध का है उसको सब पीला दिखाई पड़ेगा। इसमें मुझे कोई कमेंट नहीं करना। कांग्रेस के पेट में क्या दुख रहा है? ये दुख रहा है कि व्हाइट पेपर से उनके घोटाले उजागर हुए और व्हाइट पेपर से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और मैं सोनिया लेड कांग्रेस की बात नहीं करता। सबसे पहला जीप घोटाले से देश में घोटाले की शुरुआत हुई 1948 में हुई, फिर खजाना घोटाला 51 में हुआ, उसके बाद साइकिल आयात घोटाला भी 51 में हुआ, इसके बाद बोफोर्स, नगरवाला, मारुति, HWL, आदर्श सोसाइटी, भोपाल गैस, लुइस बर्जर, तेलगी, तेल माफिया, ढेर सारे घोटालों की सिर्फ यूपीए 1 और यूपीए 2 में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर जनता के अंदर एक भयंकर निराशा का माहौल बनाया। आज 10 साल में हमारे विरोधी भी हम पर 1 पैसे के घोटाले का आरोप नहीं कर सकते, इस प्रकार का शासन। और ये व्हाइट पेपर आने वाले दिनों में विशेषकर युवा में एक आत्मविश्वास का सर्जन करेगा कि भारत की स्टोरी आने वाले दिनों में दुनिया में सबसे प्राइम स्टोरी बनेगी। लेकिन विपक्ष का आप पर आरोप है कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है। पर कोई चर्चा कर रहा है, उनको जाति क्या है, ब्लॉक क्या है वही मालूम। मोदी जी ने कहा कि मैं ओबीसी हूं। ओबीसी ब्लॉक होता है, जाति नहीं होता है। राहुल जी को शायद इनके टीचरों ने समझाया नहीं। और जहां तक जाति का सवाल निकाला है, तो मैं देश के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, बड़े भारी मन से मैं स्पष्टता कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री, इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया जिसको लीडर मानती है, वो लीडर की जाति के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर डेमोक्रेसी है, हमें जवाब देना चाहिए। मोदी जी की जाति गुजरात में 1994 की 25 जुलाई ओबीसी में लिस्ट की। मैं फिर से डेट कहना चाहता हूं, 25 जुलाई 1994। और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री छबिलदास मेहता और पार्टी इन पावर थी कांग्रेस पार्टी। और मोदी जी एक भी चुनाव तब तक नहीं लड़े थे, संगठन का काम करते थे, जाति का सवाल ही नहीं आता था। और दूसरा, उसको ऑल इंडिया लिस्ट में पहले तो स्टेट का अधिकार है, तो स्टेट ने 94 में कांग्रेस के शासन, 94 में ही कांग्रेस ने दरखास्त भारत सरकार को भेजी, जिसको भारत सरकार ने 2000 में लिस्ट कर दिया। मोदी जी तब भी कुछ नहीं थे, न एमपी थे, न एमएलए थे, न सरपंच थे। और मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने। इन लोगों को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर विवाद खड़ा करना, यही इनका धर्म है। मगर जब इन्होंने इतना विवाद किया है, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया? काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट कितने सालों तक पड़ी रही? कुछ नहीं किया। इसके बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितने सालों तक पड़ी रही? कुछ नहीं किया। जब तक कांग्रेस नहीं गई, ये नहीं आई। इसके बाद ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी कमीशन बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सेंट्रल्स के जितने भी एग्जामिनेशन है, इस सब में ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी पार्टी रही और उनको लगता है ऐसे झूठ बोलकर हम ओबीसी की सिंपैथी प्राप्त कर लेंगे। और मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि ये कुछ सेक्रेटरीज गिनते जो उनके समय में भर्ती हुए हैं। उनको मालूम नहीं है कि भारत सरकार का जो सेक्रेटरी होता है वो किस साल में भर्ती होता है, उनके समय में हुए। खैर वो छोड़ दो, मगर देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, वो नहीं दिखाई पड़ता है। और सेक्रेटरी कितने पूछते हैं?
मुझे मालूम नहीं पड़ता है इनको क्या हो गया है। और जो कोई कागज पकड़ा रहा है उस देश की, उसको देखने की, एनालिसिस की बीच में व्यवस्था करे, सीधा पढ़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कई लोग पकड़ा देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दौर चल रहा है। पहले दौर में तेलंगाना, कर्नाटका की विक्ट्री भी उन्हें मिली। अब दूसरा दौर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? नाविका, आप राहुल की तरह बात करिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ, तेलंगाना का हुआ, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी हुआ, सब हम जीत गए। और भारत जोड़ो की बात करने वाले उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रही। और कोई छोटा नेता नहीं, उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का भाई है, उनका सांसद है, जवाब नहीं देते। संसद खड़े होकर लीडर ऑपोजिशन स्पष्टता नहीं करते कि हमारी पार्टी का बयान नहीं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा कर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी पार्टी एक बार देश को तोड़ चुकी है आजादी के वक्त, और दूसरी बार देश को तोड़ने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी इससे दूरी भी नहीं बनाती। उनको भारत जोड़ो यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं। अमित शाह जी, अभी हाल ही में भारत रत्न दिए गए, कल दिए गए 3, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी और MS स्वामीनाथन को, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर को। कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि इसमें भी राजनीति छुपी हुई। राजनीति क्या है? राजनीति उनके हिसाब से है कि पीवी नरसिम्हा राव, आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, राजनीति अपनी आगे साउथ में बढ़ाना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की कुछ लोगों ने कहा है कि आप जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में लेना चाह रहे हैं। MS स्वामीनाथन के बारे में कुछ नहीं आया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सावरकर जी को भी क्यों नहीं दिया। ये उद्धव इनकी दरखास्त को हमने नोट कर लिया है। देखिए, तीनों जो देश के महापुरुष हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे स्वामीनाथन जी हो, तीनों ने अपने अपने समय में देश के विकास के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। चौधरी साहब वो व्यक्ति है, आज देश के किसानों की भूमि किसान के नाम पर है। इसका संपूर्ण यश अगर किसी को जाता है तो चौधरी चरण सिंह को जाता है, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब वो सामूहिक खेती की बात लेकर आए थे कम्युनिस्ट पैटर्न पर। चौधरी चरण सिंह जी एकमात्र कांग्रेस के नेता थे। इस मुद्दे पर कांग्रेस छोड़े, जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े होकर इसका विरोध किया कि किसान की भूमि किसान के नाम पर रहेगी, यहाँ कम्युनिस्ट थ्योरी नहीं चलेगी, किसान भूमि पर किसान का अधिकार है। ये चौधरी साहब का काम था। दूसरा, नरसिम्हा राव जी सालों तक कांग्रेस को इंस्टीट्यूशन बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। से बचाकर देश में डेवलपमेंट कर सकते हैं। चुनाव बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, मगर लोकतंत्र में लोग ही तय करने चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और बड़ी विनम्रता के साथ लोगों के साथ। हाँ, हमारी बात हम पूरे आत्मविश्वास से रखें। आत्मविश्वास और अहंकार में कांग्रेस को भेद मालूम नहीं है। ये कहते हैं अहंकार है, अहंकार, ये अहंकार नहीं है, आत्मविश्वास है कि 10 साल में हमने देश को आगे बढ़ाया है और आने वाले 10 साल के अंदर हम देश को दुनिया के सबसे ऊपर की जगह पर बिठाने का काम करेंगे, और वो मोदी जी का नेतृत्व ही कर सकता है। और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो आत्मविश्वास है, इसका प्रतिघोष मोदी जी ने संसद में किया है कि 370 हटाई है, 370 सीटें जनता से मांगी है, और एनडीए की 400 सीटें। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसका समर्थक और देश की जनता हमें बड़ा मैंडेट देगी, और आने वाले 5 साल महान भारत की नींव डालने के 5 साल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। देश को बहुत सारे संकट से मोदी जी के विजनरी नेतृत्व ने बाहर निकाला है, देश को सुरक्षित किया है,
देश को समृद्धि के रास्ते पर ले गए हैं। हमारी शिक्षा नीति को भारतीय मूल्यों के आधार पर बनाया है। हमारे न्याय को हमने भारतीय मूल्यों के आधार पर परिवर्तन करने की शुरुआत की है। 80 करोड़ गरीबों को जीवन में उजाला और आशा दोनों बनने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना को जागरूक करने का काम किया है और पूरा देश आज एक मुश्त होकर दुनिया में आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने जो विकसित भारत का लक्ष्य देश के सामने रखा है, मुझे विश्वास है आने वाली पीढ़ी भी इस रास्ते पे जाएगी, देश भी इस रास्ते पे जाएगा और मोदी जी का ये संकल्प निश्चित रूप से समय से पहले पूरा होगा, इसका मुझे विश्वास है। धन्यवाद। Thank you very much, Amit Shah ji, Union Home Minister. Ladies and gentlemen, as always, frank and completely uninhibited. आपका बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आप आए और हमारे इस पूरे ऑडियंस के साथ आपने हर बात का जवाब दिया और अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, a round of applause. That is the Honorable Home Minister, Shri Amit Shah, talking about a future where India's potential knows no bounds. A deep insight into the future, the India of tomorrow. We're getting